क्लासेस श्री माधु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्री राम यादव भूगोल का एक नए चैप्टर लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, हम जो बातें करेंगे आज एक नए चैप्टर पे, उसका नाम होगा भारत के भौतिक प्रदेशों का परिचय। अभी तक हमने जो जानकारी हासिल की थी वो भारत के भूगर्भीय के इतिहास से संबंधित जानकारी थी। तो जो हमें आगे अपने चैप्टर को बढ़ाते हैं तो उसमें रहेगा आपका भारत के भौतिक प्रदेशों का परिचय। तो भारत को जो भौतिक विभाग की दृष्टि से विभाजित किया गया है वो कुल 5 भागों में बांटा गया है। इसमें हमने जैसे चर्चा भी की थी कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है जिसमें आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान व द्वीपीय प्रदेश। और इन भौतिक प्रदेशों का जो इतिहास था उसकी जानकारी हमने हासिल कर ली थी अब तक की क्लासों में। तो जैसे बात कर रहे थे हम भारत के भौतिक प्रदेशों में, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर भारत का जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। उसके पश्चात 2 नंबर पे रहेगा आपका उत्तर का विशाल मैदान, उससे आगे फिर पढ़ेंगे हमें प्रायद्वीपीय पठार। तो जैसे बात करें यहाँ पर स्थिति बनती है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश जिसे हिमालय पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान, फिर आपका 3 नंबर पे रहेगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति बनती है यहाँ पर। उसके पश्चात बनती है यहाँ पर तटीय मैदान, तटीय मैदान। और यहाँ पर जो आपके हैं जिसमें अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप जिनको बोलेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इसको बोलेंगे द्वीपीय प्रदेश। तो इस प्रकार भारत को मुख्यतः कुल 5 बड़े भौतिक प्रदेशों में बांटा गया और प्रत्येक भौतिक प्रदेश का हम वर्गीकरण करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करेंगे वो करेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को जिसे हमने जानकारी में किया था कि हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित आपकी क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने जानकारी हासिल की थी कि हिमालय की उत्पत्ति तैतीस सागर में भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के दबाव से या अभिसरण से तैतीस सागर में स्थित तलछट या अवसादों पर वलन पड़ने से हुई। और ये हिमालय वर्तमान इसका स्वरूप है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय का जो हम जानकारी हासिल करेंगे उसको दो भागों में बांटा जाएगा। इसमें हिमालय का एक तो होगा लंबवत अध्ययन, उसके पश्चात दूसरा होगा प्रादेशिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करें हिमालय की स्थिति भारतीय मानचित्र में कहाँ पे बनती है। तो ये आपके सामने भारत का जो मानचित्र है और मानचित्र के आधार पे हम इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे थे हिमालय पर्वत की। तो हिमालय उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थिति जो बनती है वो बनती है यहाँ पर, और इसका जो विस्तार है हिमालय पर्वत का भारत के अलावा ये यहाँ पर पाकिस्तान, इसके अलावा यहाँ पर अफगानिस्तान, इसके अलावा यहाँ पर स्थिति बनती है इसकी चीन, यहाँ पर नेपाल,
यहाँ पर जो बनता है ये भूटान की स्थिति आती है, यहाँ पर म्यांमार। इन राष्ट्रों में हिमालय का विस्तार, तो हिमालय का जो विस्तार बनता है ये भारत के जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होकर अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। हिमालय का जो वर्गीकरण है उसको हमें दो भागों में बांटेंगे। इसमें पहला भाग वर्गीकरण होगा इसका हिमालय का लंबवत वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण होगा इसका प्रादेशिक या क्षैतिज वर्गीकरण। दो चरणों में हिमालय पर्वत से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिमालय का लंबवत वर्गीकरण। लंबवत वर्गीकरण के आधार पर हिमालय को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया, और 4 श्रेणियों की जो जानकारी है आपको पहली क्लास में दी गई थी। इसमें पहली बात करें यहाँ पर ट्रांस हिमालय की स्थिति आती है, और ट्रांस हिमालय की जो स्थिति बनती है वो बनती है हिमालय के सबसे उत्तरी भाग पर। और ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय से पहले इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी, यूरेशियन प्लेट से जुड़ा हुआ भाग है, तो यहाँ पर बनता है ट्रांस हिमालय। लंबवत वर्गीकरण इसकी पहली श्रृंखला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से आगे बात करें तो दूसरा आता है महान हिमालय। महान हिमालय हिमालय के मुख्य भाग है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो टैक्ट सागर में यूरेशियन बैंड भारतीय प्लेट के दबाव से मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। इसके दक्षिण में जो हिमालय बना है उसको बोलते हैं मध्य हिमालय। तो लंबवत वर्गीकरण में इसकी 3 श्रेणियों में ट्रांस हिमालय की स्थिति, और ट्रांस हिमालय के पश्चात जो आपका भाग आता है वो आता है महान हिमालय। महान हिमालय महान हिमालय के पश्चात बात करें यहाँ पर इसकी तीसरी श्रेणी मध्य हिमालय, और उसके पश्चात जो इसकी सबसे अंतिम श्रेणी है दक्षिणतम श्रेणी या सबसे नवीन श्रेणी के रूप में स्थित है, उसको यहाँ पर नाम दिया गया है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार बनता है वो मध्य हिमालय के दक्षिण और हिमालय का सबसे नवीन रूप, तो ये बनती है आपकी शिवालिक श्रेणी। तो लंबवत वर्गीकरण के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक। इनकी उत्पत्ति अलग अलग कालों में अलग अलग समय में। तो सबसे पहले जो हिमालय का वर्गीकरण रहेगा लंबवत वर्गीकरण में, उसमें रहेगा आपका ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की स्थिति, विस्तार, इसके उपनाम, इसकी श्रेणियां, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पहला बिंदु स्टार्ट करेंगे इसमें ट्रांस हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के उपनाम से भी जाना जाता है। तिब्बत हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्षेत्र तिब्बत से जुड़ा हुआ भाग है, और तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा पठार है, और इस पठार का जो विस्तार बनता है वो बनता है इस क्षेत्र में। ये तिब्बत का क्षेत्र है। तिब्बत अभी चाइना के अधिकृत क्षेत्र में, तो तिब्बत के पठार से जुड़ा हुआ क्षेत्र बनता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है वो श्रेणी आपकी मुख्यतः इसमें 4 श्रेणियों में जो सबसे उत्तरतम श्रेणी ये यहाँ पर ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां, इसमें प्रथम श्रेणी है, इसको नाम दिया गया है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी।
उसके पश्चात इसमें दूसरी श्रेणी आती है लद्दाख। तो लद्दाख श्रेणी का विस्तार आता है यहाँ पर। काराकोरम के दक्षिण में दूसरी श्रेणी बनती है लद्दाख। लद्दाख का जो क्षेत्र है वो भारत और चीन से संबंधित क्षेत्र में आता है। तो दूसरी श्रेणी हो गई लद्दाख श्रेणी। उसके पश्चात तीसरी श्रेणी बनती है, वो बनती है यहाँ पर जास्कर। जास्कर श्रेणी का विस्तार भारतीय जम्मू कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में। तो तीसरी श्रेणी बनती है इसमें जास्कर श्रेणी। उसके पश्चात इसकी जो चतुर्थ श्रेणी है 4 नंबर की, वो बनती है कैलाश। कैलाश श्रेणी का जो विस्तार है वो तिब्बती क्षेत्र या चीन के द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर है कैलाश। इस प्रकार ट्रांस हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। तो सबसे उत्तरी श्रेणी हो गई काराकोरम श्रेणी, दूसरी श्रेणी लद्दाख, उसके पश्चात जास्कर। इनका विस्तार भारत में आता है। उसके पश्चात 4 नंबर की श्रेणी कैलाश, ये तिब्बत में स्थित। तो ट्रांस हिमालय को जैसे मैंने बताया, इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय स्थित और दोनों के मध्य, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य जो एक दरार है, भ्रंश काटी है, उसका नाम है इंडो-सांको सचरजोत। इसके बारे में पहले चर्चा की थी हमने कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं। तो ये यहाँ पर अलग होंगे इंडो सांको सचरजोत। तो इंडो सांको सचरजोत किसको किससे अलग करता है? ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से। तो प्रत्येक श्रेणी की जो विशेषताएं ट्रांस हिमालय की, उसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काराकोरम। काराकोरम जो श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो उच्च एशिया की रीढ़ किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काराकोरम श्रेणी। उसके पश्चात बात करें काराकोरम श्रेणी का विस्तार। तो काराकोरम श्रेणी का विस्तार पाकिस्तान, भारत व चीन, इन राष्ट्रों में काराकोरम श्रेणी का विस्तार है। यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति आती है, भारत की स्थिति है, उसके पश्चात चाइना की स्थिति। और काराकोरम श्रेणी का जो उद्भव है वो विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध पामीर के पठार से मानी गई। तो दुनिया की छत के नाम से मशहूर पामीर का पठार काराकोरम श्रेणी का उद्भव माना जाता है। तो इस पठार का जो विस्तार है पामीर, तो पामीर क्षेत्र जो बनता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा पर, ये दुनिया की छत के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ से काराकोरम श्रेणी फैली हुई है। काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम है केटू। तो केटू की जो स्थिति बनती है, केटू या गॉडविन ऑस्ट्रेलिया, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। इसकी स्थिति काराकोरम श्रेणी में वर्तमान पीओके क्षेत्र, पाक अधिकृत क्षेत्र, पाकिस्तान के अधिकृत में है, परंतु भारत इसको अभिन्न अंग मानता है, इसलिए ये भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई इसकी 8611। विश्व की सबसे ऊंची चोटी बनती है माउंट एवरेस्ट और भारत की सबसे ऊंची चोटी बनती है केटू। उसके पश्चात बात करें काराकोरम श्रेणी में दूसरी ऊंची चोटी है ब्रेसरबूम। इसकी ऊंचाई है 8068 मीटर। जम्मू कश्मीर में आती है ब्रेसरबूम। ये काराकोरम श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी।
तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे काराकोरम श्रेणी से। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी वर्तमान स्थिति को काल का अधिक कश्मीर में है। दूसरी बात करें, इसकी दूसरी ऊंची चोटी ग्लेशियर। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वहां पर आपको आंसर में जाना है कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी बनती है कंचनजंगा, और कंचनजंगा की जो स्थिति बनेगी कंचनजंगा की स्थिति बनती है सिक्किम और नेपाल में उड़द, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई, और भैया भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, और सीधा क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी जाएगी? केटू। तो काराकोरम श्रेणी की दो प्रमुख ऊंची चोटियां हो गई। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी में जो ग्लेशियर बर्फ के क्षेत्र हिमनद है उसमें बात करें तो यहाँ पर हिमनद जिसमें सियाचिन विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? सियाचिन। उसके पश्चात यहाँ पर हिस्पार, बाल्टोरो, ये प्रमुख यहाँ के बड़े ग्लेशियर। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, और सियाचिन का जो विवादित क्षेत्र है वो भारत, पाकिस्तान के अलावा चीन के मध्य, तो सियाचिन काफी प्रसिद्ध है। भारतीय जो सेना है उसकी सबसे ऊंची पोस्ट भी यहीं पे, और सियाचिन को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य अनेकों बार टकराव हुए। भारतीय सेना ने सियाचिन क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो ये सियाचिन क्षेत्र से। इसके अलावा स्पार हो गया, बाल्टोरो हो गया, इसके अलावा साल्तोरो, ये यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले काराकोरम श्रेणी से। काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी की चोटियाँ, काराकोरम श्रेणी का विस्तार कौन कौन से देशों में? तो इसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन में। काराकोरम श्रेणी को कुछ एशिया ग्रेड के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके एग्जामों में कि ट्रांस हिमालय की जो 4 श्रेणियां हैं, इन 4 श्रेणियों में सबसे उत्तरी और सबसे पूर्वी विस्तार वाली श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पर देखने के लिए काराकोरम श्रेणी यहाँ पर, तो ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है और ये सबसे पूर्वी विस्तार वाली श्रेणी। इस प्रकार का क्वेश्चन दिल्ली प्रश्न डाला था, तो इसका आंसर होगा काराकोरम श्रेणी। आगे बात करें काराकोरम श्रेणी से। काराकोरम श्रेणी के उत्तर में और सियाचिन ग्लेशियर के मध्य जो घाटी है उस घाटी पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी काराकोरम श्रेणी, काराकोरम के दक्षिण में यहाँ पर हो गई लद्दाख, और ये तो काराकोरम श्रेणी के उत्तर में यहाँ पर इस श्रेणी के उत्तर में जो नदी है, नदी घाटी है, उसको नाम दिया गया नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी का जो विस्तार है ये काराकोरम के उत्तर में या दक्षिण में, तो आपका आंसर होगा काराकोरम श्रेणी के उत्तर में नुब्रा घाटी स्थित। काराकोरम श्रेणी से आगे बात करें तो ये जो लद्दाख श्रेणी है, इस लद्दाख और काराकोरम के मध्य जो घाटियां हैं
जिसमें आती है मूर्खा घाटी, तो नुब्रा इसके उत्तर में, मूर्खा घाटी इसके दक्षिण। इससे आगे सिंधु नदी घाटी है, वो बनती है लद्दाख श्रेणी से दक्षिण और जास्कर के मध्य। पाकिस्तान की तरफ यहाँ पर जो प्रमुख घाटी है काराकोरम श्रेणी में, उसमें आती है श्योक नदी घाटी पाकिस्तान की तरफ है, जिसका विस्तार काराकोरम और लद्दाख के मध्य। तो महत्वपूर्ण घाटी है नुब्रा घाटी, मूर्खा घाटी, श्योक नदी घाटी। ये कौन सी श्रेणी तो बनती है? तो ये श्रेणियां बनती है यहाँ पर काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा या विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम स्थित है। तो काराकोरम दर्रा यहाँ काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे की जो विशेषता है यहाँ पर कि दर्रा किसको किसी जरूरत है, तो भारत का सबसे उत्तरी दर्रा काराकोरम, ये यहाँ पर लेह लद्दाख को चीन, इससे आगे समरकंद, यारकंद, जिनके प्राचीन नाम थे समरकंद यारकंद का वर्तमान नाम कजाकिस्तान, तजाकिस्तान आदि राष्ट्रों के लिए माल प्रदान करते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर ये जो काराकोरम दर्रा है, अभी जो विवादित क्षेत्र चल रहा है भारत और चीन के मध्य, जो गलवान घाटी के रूप में आपने काफी सुना है, भारत और चीन की सेनाओं के मध्य यहाँ पर झड़प हुई है। और अक्सर चीन का जो क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र है, इस भूभाग पर जो प्रमुख रास्ता प्रदान करता है वो करता है काराकोरम। तो काराकोरम दर्रे को जो हथियाना चाह रहा है वो चीन, तो चीन ने यहाँ पर काफी विवाद उत्पन्न किया है। साथ साथ यहाँ पर गलवान घाटी का क्षेत्र भी आता है, फ्रांस सीमा में भी आता है गलवान नदी। इसके अलावा पेंगोंग झील, तो ये पेंगोंग झील है, इसका विस्तार भी आता है यहाँ पर पेंगोंग। ये विवादित क्षेत्र है जिसमें मैंने बताया चाइना के साथ, एक तो काराकोरम, दूसरा गलवान क्षेत्र, तीसरा पेंगोंग, जिनको हाल ही में लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। तो भारत का सबसे या विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, इसका विस्तार भी आता है काराकोरम। तो काराकोरम श्रेणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं, दूसरी श्रेणी आती है लद्दाख। तो लद्दाख जो क्षेत्र है उसे अभी भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। और लद्दाख श्रेणी का जो विस्तार बनता है वो बनता है भारत में। और बात करें यहाँ पर लद्दाख की, तो लद्दाख का विस्तार जम्मू कश्मीर व लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख श्रेणी का विस्तार। लद्दाख श्रेणी में चोटी जो प्रमुख है वो यहाँ की चोटी है राकापोशी। राकापोशी की जो ऊंचाई है वो है 7,888 मीटर। इस चोटी की जो विशेषता बनती है वो बनती है ये विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी। कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए राकापोशी। राकापोशी की स्थिति कौन सी श्रेणी में आती है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में जो प्रसिद्ध दर्रा है उसका नाम है खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा की जो स्थिति बनती है वो बनती है लद्दाख श्रेणी। और यह दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। भारत को चीन से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है खारदुंगला। और इसकी स्थिति जो बनती है वो बनती है
लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी की स्थिति जम्मू कश्मीर लद्दाख में, इसका विस्तार मुख्यतः भारत में है। आगे बात करें, अगली श्रेणी का जो विस्तार आता है वो आता है जास्कर। तो जास्कर श्रेणी की जो स्थिति बनेगी वो बनेगी लद्दाख के दक्षिण में, जो जास्कर श्रेणी बनेगी। जास्कर, तो जास्कर श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर, इसके अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। विस्तार हो गया इसका जम्मू कश्मीर, इसके अलावा यहां पर लद्दाख का क्षेत्र, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में जास्कर श्रेणी का विस्तार, जास्कर श्रेणी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसमें बात करें तो सबसे पहले जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, इन दोनों के मध्य जो घाटी क्षेत्र आते हैं वो आती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर से निकलकर और कौन सी दो श्रेणियों के मध्य बहती है, तो ये दो श्रेणियां आती लद्दाख और जास्कर। इसके अलावा पाकिस्तान के रास्ते से अरब सागर में जल डालती है, अरब सागर के अफवाह तंत्र में इसका विस्तार आएगा। सिंधु नदी अफवाह तंत्र, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है सिंधु का प्रवाह क्षेत्र, दो श्रेणियों के मध्य लद्दाख और जास्कर। आगे बात करें जास्कर के दर्रे, तो इसमें जो दर्रे हैं महत्वपूर्ण है दोनों दर्रे। इसमें एक तो आता है सिक्किला, सिक्किला, और दूसरा जो दर्रा है वो बनता है जोजिला, जोजिला। जो दोनों महत्वपूर्ण दर्रे जास्कर से संबंधित काफी बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सबसे पहले बात करें सिक्किला, तो सिक्किला की स्थिति बनती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सिक्किला दर्रा स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ते हैं, या हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला शहर है, धर्मशाला का नाम सुना होगा, धर्मशाला और तिब्बत की राजधानी लहासा, इनको जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा है, तो सिक्किला। इसके अलावा यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो सतलज नदी है वो बाद में प्रवेश करती है, वो कौन से दर्रे से करती है, तो वो भी करती है सिक्किले से। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिक्किला, इसको किससे जोड़ेगा, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, उसकी हिमाचल प्रदेश के भी हाल में से सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई। इसके अलावा लहासा, तो लहासा तिब्बत की राजधानी है। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन बने कि सिक्किला से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, तो उसका आंसर है सतलज। इससे पहले मैंने सिंधु का विस्तार बता दिया है कि सिंधु की जो घाटी है वो बनेगी लद्दाख और जास्कर के मध्य। आगे बात करें, अगला दर्रा होता है जोजिला, तो जोजिला दर्रा की स्थिति बनेगी वो बनेगी लद्दाख क्षेत्र में। और जोजिला से जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी चर्चा में हो रहा है, भारत की सबसे लंबी यहाँ पर सुरंग बनाई जा रही है, सुरंग का वर्तमान नाम क्या रखा गया है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जोजिला की स्थिति बनती है आपकी लद्दाख क्षेत्र में। इसको किससे जोड़ता है, तो ये दर्रा जो जोड़ता है वो जोड़ता है लेह को श्रीनगर से, लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा जोजिला। और इस दर्रे से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो गुजरता है NH-1D, NH-1D। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, तो ये गुजरता है जोजिला। जोजिला के नाम से भारत की सबसे लंबी सुरंग, जिसकी लंबाई होगी लगभग 14.5 किलोमीटर।
ये भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। जोजिला सुरंग इसका नाम था। वर्तमान नाम इसका रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जोजिला सुरंग का नाम क्या रखा गया है, तो आंसर होना चाहिए आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो संबंध रहा है वो भारतीय जनसंघ से। क्वेश्चन पूछा गया था अभी राजस्थान पुलिस एसआई में कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संबंध किससे है, तो जनसंघ के कार्यकर्ता थे, संस्थापक में थे। तो इन्हीं के नाम से अभी जो सुरंग रखी गई है उसका नाम है, जोजिला का नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। लंबाई आपसे पूछी जा सकती है कितना किलोमीटर लंबा है, तो ये लगभग है 14.5 किलोमीटर लंबा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरता है, तो NH1D इस तरह से होकर गुजरता है। इसको किससे जोड़ती है, तो लेह को श्रीनगर से। तो ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं जास्कर श्रेणी से। तो अभी तक हमने 3 श्रेणी देखी है क्रम के आधार पर। 1 नंबर की श्रेणी थी काराकोरम, दूसरी यहाँ पर जो बन रही है वो बनती है लद्दाख श्रेणी, और तीसरी श्रेणी बनती है जास्कर श्रेणी। उसके पश्चात बात करें 4 नंबर की श्रेणी ट्रांस हिमालय, हुआ है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी का विस्तार जैसे बताया था आपको, इसका विस्तार बनता है तिब्बत चीन। तिब्बत का जो क्षेत्र अभी चीन के अधिकृत क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे आपके कैलाश श्रेणी से, तो पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर मानसरोवर की स्थिति। मानसरोवर और मानसरोवर, तो मानसरोवर झील से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जल डालती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सतलज का क्षेत्र आता है और ये नदी आती है सिंधु। और इन नदियों का जो महत्व रहा है वो हिमालय की उत्पत्ति में महत्व रहा है, जिसमें महान हिमालय, इसके अलावा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों इस प्रकार ट्रांस हिमालय की महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहीं पे समाप्त होती है। इसके पश्चात हम महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय संबंधी जानकारियाँ अगले वीडियो में हासिल करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।